अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लेंट। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जो टॉपिक है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 200 टू 204, इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है। और दूसरा हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट्स, कि एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फर्क है। चूंकि इससे पहले टॉपिक में हमने एफआईआर के बारे में बात की थी, पर आज हम कंप्लेंट्स एंड डिफरेंट बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्लेंट जो है ये हम क्यों करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं। मतलब कंप्लेंट्स की जो रोड मैप है कि हम कंप्लेंट की तरफ क्यों आते हैं, उस पर जरा बात करते हैं। जब कोई क्राइम कमिट हो जाए, इफ अ क्राइम इज कमिटेड अ पर्सन हैज टू ऑप्शन, तो पर्सन के पास क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो पुलिस की तरफ चला जाता है जब कोई कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुआ है, और अगर वो पुलिस की तरफ चला जाता है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अंडर लॉ एफआईआर रजिस्टर करती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, अगर कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस कंप्लेंट करती है अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी, इसको हम पुलिस कंप्लेंट कहते हैं। इसको हम रोजनामचा भी बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। पर अगर इस तरह हो जाए कि पुलिस आपकी कॉग्निजिबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में आपकी एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। अंडर सेक्शन 200 आप क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं, या आप कोग्निजिबल एंड बोथ नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस में आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। और कंप्लेंट की जो डिफिनीशन है वो है अंडर सेक्शन 4 सब क्लास एच में इसकी कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो कंप्लेंट्स की जो डिफिनीशन की गई है वो इस तरह है कि कंप्लेंट मीन द एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन अंडर दिस कोड। अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके आ जाए मजिस्ट्रेट को, या वो ओरली हो या इन रिटन फॉर्म, दोनों में क्या रजिस्टर कर सकते हैं। और क्या करें, मजिस्ट्रेट को वो कहते कि आप इस एक्ट के अंदर इस जो ऑफेंस हुआ है उस पर आप एक्शन ले लें। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, कि किसी बंदे ने, या मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता, अगर किसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया और आप उसको जानते हैं तो तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया और आप उसको नहीं जानते, वो आपके लिए अननोन है, तो देन भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं अननोन पर्सन के खिलाफ। बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, और ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप डाइसेक्ट करें इस डिफिनीशन को तो इस तरह होता है कि एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग, दोनों में। और आप किसको करते हैं, टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को आपने कर लिया ओरली और रिटन कंप्लेंट, और उसमें आपने क्या, टू टेक एक्शन अंडर दिस एक्ट, कि आप इस सीआरपीसी के अंडर आप एक्शन ले लें। इस जो ऑफेंस हुआ है इसको आप क्या करें, इस पर आप एक्शन ले लें। तो ये क्या, ये कंप्लेंट की डिफिनीशन हो गई। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे ने कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, कंप्लेंट कर दी मजिस्ट्रेट को किसी बंदे के खिलाफ, तो मजिस्ट्रेट क्या प्रोसेस करेगा, वो प्रोसीजर क्या है, वो इस रेलेवेंट प्रोविजन जो सेक्शन 200 से लेकर 204 है उसमें बताया गया है। सबसे पहले सेक्शन 200 पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जिस बंदे ने कंप्लेंट्स की है मजिस्ट्रेट को, कंप्लेनेंट जो है इसको मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा। किस तरह करेगा, अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजन ऑफ एन ऑफेंस of a complaint shall at once examine the complainant upon oath। जिस बंदे ने कंप्लेंट रजिस्टर किया हुआ है, कंप्लेंट दर्ज किया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा ऑन ओथ, मतलब अपॉन ओथ हल्फ पर उसको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। एंड द सब्सटेंसेस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। अगर उसने कंप्लेंट की है वो ओरल है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिटन फॉर्म में लेके आएगा। एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड आल्सो बाय द मजिस्ट्रेट, और उसको मजिस्ट्रेट और जो कंप्लेनेंट है वो दोनों क्या करेगा, साइन करेगा। इसमें कुछ प्रोविजो क्लास भी है कि कौन कौन क्या है इसको मजिस्ट्रेट एग्जामिन नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड एज फॉलो,
सब क्लॉज ए में बताया गया है व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर ए मजिस्ट्रेट टू एग्जामिन। अगर कंप्लेंट जो है रिटन फॉर्म में दिया गया है तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉन एन ओथ एग्जामिन नहीं करेगा कंप्लेनेंट को बिफोर ट्रांसफरिंग द केस अंडर सेक्शन 192। केस ट्रांसफर करने से पहले सेक्शन 192 जो है वो रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ केसेस है, तो वो ट्रांसफर करने से पहले उसको एग्जामिन नहीं करेगा एन ओथ। ये सब क्लास डबल ए में बताया गया है व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द एग्जामिनेशन ऑफ अ कंप्लेनेंट in any case in which the complaint has been made by a court। और इन सिचुएशन में भी कंप्लेनेंट को एग्जामिन एन ओथ नहीं किया जाएगा जब कंप्लेंट जो है वो किसने रजिस्टर करवाई है, किसने दर्ज करवाई है, मेड बाय अ कोर्ट और बाय पब्लिक सर्वेंट, या किसी अदालत ने किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेंट की है या किसी पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट की है, एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। वो अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम करते हुए उसके दौरान अगर किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेंट जमा करवाएगा तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको एग्जामिन एन ओथ नहीं करेगा। सब क्लास सी जो है ये भी एक प्रोविजो क्लास है। इसमें बताया गया है व्हेन द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 192 एंड द मजिस्ट्रेट सो ट्रांसफरिंग इट हैज ऑलरेडी एग्जामिन्ड द कंप्लेनेंट, द मजिस्ट्रेट टू whom it is so transfer shall not be bound to re-examine the complainant। अगर एक मजिस्ट्रेट ने किसी बंदे को कंप्लेनेंट को क्या किया, एग्जामिन एन ओथ कर लिया और उसने केस ट्रांसफर कर लिया दूसरी मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को, तो जिस कोर्ट को ये कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी गई तो वो जो कोर्ट है वो उसको दोबारा री एग्जामिन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसको इधर एग्जामिन कर लिया गया। अब ट्रांसफर होने के बाद केस जब ट्रांसफर हुआ है तो उसको दोबारा री एग्जामिन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 201 में प्रोसीजर बताई गई है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट कंप्लेंट तो फिर क्या होगा। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कंपिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। इफ द कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कंपिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। अगर रिटन कंप्लेंट जमा की किसी मजिस्ट्रेट को और वो नॉट कंपिटेंट टू ट्राई दैट कंप्लेंट तो वो क्या करेगा, वो रिटन फॉर्म में बताएगा उसको और उसकी जो केस है वो ट्रांसफर करेगा जो भी कोर्ट हो कंपिटेंट टू ट्राई, जो भी कोर्ट हो कंपिटेंट टू टेक कॉग्निशन ऑफ दैट केस, तो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और with an endorsement to that effect। In case if the complaint has not been made in writing, अगर कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में नहीं दी गई, वो ओरली दी गई, इससे पहले हमने बात की कि कंप्लेंट आप ओरली एंड रिटन दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। अगर ओरली दिया गया है तो फिर क्या होगा, सच मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, वो उसको डायरेक्शन देगा कंप्लेनेंट को कि आप क्या करें, आप प्रॉपर कोर्ट में चले जाए और उधर आप सिर्फ क्या करें, कंप्लेंट जमा करवा दें। सेक्शन 202 रिलेटेड टू द पोस्टपोर्टमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेंट आ गई तो अदालत क्या करती है, अदालत उसको समन जारी करती है या वारंट जारी करती है कि आप आकर आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई, आपके खिलाफ जो सूट आया, आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई, आप उसकी जवाब दे दें। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो इशू ऑफ प्रोसेस उसको पोस्टपोन किया जाएगा, उससे पहले क्या किया जाएगा और क्यों पोस्टपोन किया जाता है वो इस सेक्शन में बताया गया है। Any court on receipt of a complaint of an offence of which it is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 or referred to it under section 191 or subsection 192 may think fit for reason to be recorded postpone the issue of process for compelling the attendance of the person's complaint against and either inquire into the case itself or direct any inquiry or investigation to be made by any justice of peace or by a police officers or by such other persons as it think fit for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of file complaint। इस सेक्शन का मतलब है कि अगर कोई कंप्लेंट जमा कर दे किसी भी मजिस्ट्रेट को या जो कंप्लेंट है वो ट्रांसफर किया गया है किसी भी दूसरे मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को, तो वो सबसे पहले इश्यू ऑफ प्रोसेस जो है वो उसको पोस्टपोन करेगा। मतलब डायरेक्टली
जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट जमा की गई है वो उसको नहीं बुलवाएगा, उसको समन इशू नहीं करेगा कि आप आकर इधर इस कंप्लेंट की क्या करे, जवाब दे दे। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, उस मैटर की इंक्वायरी करेगी, उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेगी कि आया ये जो कंप्लेंट जमा की गई आया ये सच भी है कि नहीं। तो उसके लिए मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, किसी भी जस्टिस ऑफ पीस और पुलिस को भी अथोराइज कर सकता है, या किसी आम बंदे को भी क्या कर सकता है, अथोराइज कर सकता है कि आप इस मैटर में इंक्वायरी करें या इन्वेस्टिगेशन करें। किस पर्पस के लिए करें, फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ द फाइल कंप्लेंट, कि ये जो कंप्लेंट जमा की गई है आया ये सच भी है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर कंप्लेंट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है तो वो किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसमें क्या करें, आप इसमें इंक्वायरी करें और ये आप मालूम करें कि ये जो कंप्लेंट जमा की है ये सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। सब क्लॉज 3, if an inquiry or investigation under this section is made by a person not being a magistrate or justice of peace or a police officer, such person shall exercise all the power to confirm by this code an officer in charge of a police station except that shall have no power to arrest without warrant। इस सेक्शन के सब क्लास 1 में हमने बात की कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, किसी आम बंदे को भी इंक्वायरी सौंप सकता है कि आप इस कंप्लेंट में इंक्वायरी करें, क्या ये कंप्लेंट जो है वो सच है या झूठ है। तो अगर किसी आम बंदे को इंक्वायरी सौंप दी गई, ना वो पुलिस ऑफिसर है, ना वो जस्टिस ऑफ पीस है, ना मजिस्ट्रेट है, तो उसके पावर्स क्या होंगे, उसके पावर्स एसएचओ के बराबर होंगे। जो भी पावर्स एसएचओ के हैं वो तमाम पावर्स उस आम बंदे की भी होंगे, एक्सेप्ट उसको सिर्फ ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट विदाउट वारंट करें। विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता, बाकी जितने भी इख्तियारात है वो एसएचओ के बराबर उसके पावर्स होंगे। सब क्लास 4 में बताया गया है, एनी कोर्ट इंक्वायरिंग इनटू अ केस अंडर दिस सेक्शन में इफ इट थिंक फिट टेक एविडेंस ऑफ फिटनेस ऑन ओथ। अगर कोई कोर्ट मुनासिब समझे कि यहां पर एविडेंस होना चाहिए किसी भी विटनेस का ऑन ओथ, तो वो एविडेंस ऑन ओथ भी क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। सेक्शन 203 रिलेट टू द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट डिसमिसल कौन कर सकता है, द कोर्ट बिफोर हुम अ कंप्लेंट इज मेड और टू हुम इट हैज बीन ट्रांसफर्ड or sent may dismiss the complaint if after considering the statement on oath, if any of the complainant and the result of an investigations or inquiry, if any, under section 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding in such case, he shall briefly record his reason for doing so। अगर कोई कंप्लेंट आ जाए मजिस्ट्रेट को, उसमें इंक्वायरी करें, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो कंप्लेनेंट है उसको ओथ पर एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट जो है या कोर्ट ये मुनासिब समझे कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई भी इस तरह ग्राउंड्स नहीं है कि हम इस कंप्लेंट को प्रोसीड करें, तो वो क्या कर सकती, वो उस कंप्लेंट को डिसमिस करेगी और उसकी जो रीजंस होगी वो उस जजमेंट में लेकर जाएगा। अब अगर इस तरह हुआ जो कंप्लेंट जमा की गई है उसको एग्जामिन भी किया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो गई या इंक्वायरी हो गई और कोर्ट को ये लगा कि इस कंप्लेंट्स में कोई हकीकत है या ये सच पर मबनी है, तो अदालत उसको आगे प्रोसीड करेगी। क्योंकि इससे पहले इशू प्रोसेस को पोस्टपोन किया गया था इंक्वायरी के लिए। अब अगर इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया और कोर्ट को ये लगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इसको आगे प्रोसेस करना चाहिए, इसमें कोई हकीकत है या सच पर मबनी है, तो देन कोर्ट क्या करेगी, इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगी। जिसके खिलाफ कंप्लेंट जमा की गई है उसको समन या जो नोटिस है या वारंट है जो भी कानून के मुताबिक उसको इशू किया जाएगा। तो सेक्शन 204 रिलेट टू द इशू ऑफ प्रोसेस। सब क्लास 1 में बताया गया है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टेकिंग कॉग्निशन ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, मतलब जिस कोर्ट ने उस कंप्लेंट की, उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ली है और वो ये समझे कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, कि यहां पर प्रोसीडिंग के लिए कुछ मुनासिब जो ग्राउंड्स है वो मौजूद है, एंड द केस अपीयर टू बी वन इन विच अकॉर्डिंग टू द 4th कॉलम ऑफ द 2nd शेड्यूल अ समन शुड बी इशूड, कि इस केस में समन इशू होना चाहिए, एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट शिल इशू हिज समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज। तो वो क्या करेगा, समन इशू करेगा और जो एक्यूज होगा उसकी अटेंडेंस के लिए कि आप क्या करें कि आप कोर्ट में आप अपीयर हो जाए, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट जमा की गई।
If the case appear to be one in which according to that column a warrant should be issued in the first instance may issue a warrant। अगर ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है उसमें फर्स्ट इंस्टेंट में वारंट इशू होना चाहिए तो कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट इंस्टेंट में वारंट इशू करेगी। अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ उसमें समन इशू होना चाहिए तो कोर्ट समन इशू करेगी। तो उस समन में कोर्ट के बारे में और टाइम के बारे में बताया जाएगा कि आपने इस टाइम इस डेट को इस कोर्ट में अपीयर होना है। सब क्लास 2 में है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। मतलब इस सेक्शन 204 का सेक्शन 90 पर कोई असर नहीं होगा। सब क्लास 3 में बताया गया है व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फीस आर पेबल नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड। अगर प्रोसेस के लिए इशू ऑफ प्रोसेस समन के लिए जो फीस मुकर्रर की कानून में लॉ में और आपने रीजनेबल टाइम जो मुकर्रर वक्त थे उसमें आपने वो फीस जमा नहीं की तो फिर क्या होगा, इफ सच फीस आर नॉट पेड विद रीजनेबल टाइम द कोर्ट में डिसमिस द कंप्लेंट। तो अदालत के पास इख्तियार है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट्स कि एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फर्क है। सबसे पहला जो फर्क है वो है इट्स इन मीनिंग और इन डिफिनिशंस। द टर्म एफआईआर इज नॉट डिफाइंड बाय द लॉ। एफआईआर की जो डिफिनेशन है वो स्पेसिफिकली इस सेक्शन या इस कोड में जो हमारा एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें नहीं डिफाइन किया गया, बट इट कैन बी इंटरप्रेटेड टू मीन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज फर्स्ट प्रोवाइडेड इन राइटिंग टू द पुलिस एट एनी टाइम। लेकिन कंप्लेंट को हम इस तरह डिफाइन करते, इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब क्लास डी ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अ कंप्लेंट इज डिफाइंड एज any allegations made verbally or in writing to a magistrate with a view to him taking action under this code that some person known or unknown has committed an offense। और कंप्लेंट जो है वो आप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी कॉग्निजिबल इन बोथ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस टू द मजिस्ट्रेट। आप मजिस्ट्रेट को क्या करते, कंप्लेंट्स करते, मतलब उस ऑफेंस के बारे में बताते। आप ये रिटर्न भी दे सकते हैं और वर्बली भी दे सकते हैं किसी भी बंदे के खिलाफ अगर आप उसको जानते हैं या नहीं जानते। दूसरा जो डिफरेंस है वो है एफआईआर इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस। आप एफआईआर को रजिस्टर करते सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए, बट द कंप्लेंट इज मेड फॉर बोथ कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। पर कंप्लेंट को आप बोथ कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। इफ आईआर इज लॉज्ड इन द कंसर्न पुलिस स्टेशन बाय एसएचओ, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास एफआईआर रजिस्टर करवाते, बट अ कंप्लेंट इज मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। पर कंप्लेंट को आप मजिस्ट्रेट के सामने क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते। फोर्थ नंबर जो डिफरेंस है वो एफआईआर कैन ओनली बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। एफआईआर को आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसकी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होती है कि आपने यहां पर ये लिखना है, नाम लिखना है, यहाँ पर आपने टाइम वकूआ ये सारी चीजें लिखनी है, उसकी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होती है, आपने उस फॉर्मेट में एफआईआर को लिखना है। बट कंप्लेंट हैज नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। लेकिन कंप्लेंट के लिए कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है कानून में कि इस तरीके से या इस फॉर्मेट पे आपने कंप्लेंट को लिखना है। और लास्ट जो डिफरेंस है, व्हेन एफआईआर इज लॉज्ड पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। जब एफआईआर लॉज हो जाता है, जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। मतलब एफआईआर में आप पुलिस ने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। इन कंप्लेंट द मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर इंक्वायरी। और कंप्लेंट्स जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसमें क्या होगा, उसमें इंक्वायरी होगी। तो ये डिफरेंस है। तो ये था कंप्लेंट्स के हवाले से कंप्लीट लेक्चर्स जिसमें हमने कंप्लेंट्स के बारे में बात की, कंप्लेंट किसने रजिस्टर करवाना है, किस तरीके से करवाना है, उसके एग्जामिनेशंस क्या होगी, इशू प्रोसेस क्या होगा, और फिर कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स ही, कोर्ट आपकी कंप्लेंट कब डिसमिसल करवा सकती है। मजीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।